अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास क्लास 5 का मैथ है। एपीएस का जो क्लास 5 है उसका मैथ जो है उस का जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम है उसका जो पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। इसका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है जो कि 60 मार्क का है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला जो है कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कह रहा है फिल इन दी ब्लैंक्स। तो डैश कैन बी यूज टू कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज़ इन द सेम यूनिट के क्या चीज़ है, यानी कि इसमें सिंपल आएगा जी, आपने लिख देना दी रेशो। रेशो जो होता है वो क्या होता है, कंपेयर किया जाता है दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को जिनकी यूनिट सेम होती है। रेशो मतलब ऐसे जैसे कि आप यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है। अब ये रेशो जो है दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया हुआ है, जैसे यहाँ पर है। तो क्या किया जाता है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया जाता है और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका यूनिट सेम हो, तो उस वक्त हमारे पास क्या होता है, वो हम रेशो को यूज़ करते हैं। तो नीचे वाले अगर हम बात करें, परसेंटेज ऑफ शेडेड फिगर इज़ डैश। तो सिंपल सी बात है, कह रहे कि ये जो नीचे फिगर दी हुई हैं इनमें जो शेडेड पोर्शन है उसकी परसेंटेज कितनी है। तो देखिए सिंपल कितना, इसका आंसर हमारे पास बनेगा 50%। वाई 50%? बिकॉज देर आर टोटल 8 स्टार्स एंड 4 ऑफ देम आर शेडेड एंड 4 आर अनशेडेड। तो हाफ है ना, 8 का हाफ जो है वो शेडेड है और हाफ अनशेडेड है, तो डेफिनेटली उसका 50% बनेगा। तो इसलिए इसका आंसर 50% है। अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो वो कह रहा है कि 35% ऑफ 140 आर। अब देखो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है कि चले मैं पेज पे थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब क्या कह रहे हैं, 35% ऑफ 140। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपने समझना है क्योंकि ये आगे यूज़ भी होगा। 30% कितना है कि था 35% ऑफ 140 की बात करता है। ठीक है, जो 140 है, यस। अब देखें 35 इसी तरह लिखें, जिस नंबर के साथ परसेंटेज होता है उसके नीचे सिंपल सी बात है कि 100 लगा देते हैं। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा आगे 140। अब ये देखो इस जीरो को इस जीरो से आपने क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। और फिर उसके बाद आपने 2 के टेबल से कैंसिल करना है। 2 का टेबल 5 टाइम जाएगा, 2 का टेबल इस इधर कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा। यानी 2 का टेबल 14 पे 7 टाइम जाता है और 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम जाता है। अब अगेन 5 का टेबल 35 पे भी तो जाता है, तो 5 1 ज़र 5 और 5 7 ज़ा 35। तो अब देखें एक ये 7 बच गया, एक ये 7 बच गया, तो 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 49। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 49 आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्या आ जाएगा जी, 49 हो गया। अब वो नीचे कह रहा है कि अ रेक्टेंगल सेक्शन ऑफ द फील्ड इज़ मार्क्ड, कि भाई एक ऐसी एक फील्ड है जिसे हमारे पास होते हैं ना ये खेत वगैरह होते हैं, कि एक एरिया है, जैसे कोई आपका घर हो गया, कोई प्लाट हो गया, इस तरह की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल शेप का है। तो अब आपने क्या करना है, इसका पैरामीटर फाइंड करना है। फील्ड इज़ मार्क्ड आउट एज शोन, कह रहे जैसे कि फिगर में दिखाया गया। पेरीमीटर ऑफ द सेक्शन इज, इसका क्या है पेरीमीटर आपने बताना है। तो सिंपल सी बात है, जो पेरीमीटर होता है वो सम ऑफ ऑल साइड होता है। दो तरीकों से आप निकाल सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, या फिर आप लगा सकते हैं फार्मूला दूसरा रेक्टेंगुलर शेप का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, पेरीमीटर पी इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, 2 लेंथ हमारे पास कितनी है, 55 मीटर है, और ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास, 25 मीटर है। तो अब इन दोनों को हम अगर ऐड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 और 5 10 10 0 1 कैरी चला गया। 8 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 82 ज़र कितना हो जाएगा जी, 60। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 160, सॉरी कितना हो जाएगा, 160 मीटर। ये हमारे पास, यानी कैसे, ये वाला और ये वाला कितना 50 हो जाएगा, यानी 25 और 25 50, 150 और 55 और 55 110। 110 में जब ये वाले 25 और ये वाले 25 ऐड करेंगे 160। आप टोटल इन साइडों को जमा करके तब निकालें तब भी 160 निकलेगा, या ये फार्मूला यूज़ करके निकालें तब भी ये निकलेगा, क्योंकि जो हमारे पास रेक्टेंगल होती है ना, अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। ये 55 है तो ये भी 55 है, ये 25 है तो ये भी 25। सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज,
कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो एंगल होते हैं उनके अंदर उनका जो सम होता है वो कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। क्यों कि ट्राइंगल मतलब 3 साइड फिगर है, तो 3 एंगल बनेंगे, तो टोटल उनका सम जो है 180 के इक्वल आ जाएगा। अब अगेन स्टूडेंट हमारे पास एक ये क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं अननोन मार्क्ड एंगल इन द गिवन ट्राइंगल इज डैश, कि अननोन मार्क्ड एंगल जो है वो कितना है, ये जो एक्स है वो कितना है। तो देखें हमारे पास ये है कि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होती है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल स्टूडेंट वो होती है जिसके क्या होती हैं, ऑल साइड्स उसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इक्वल इन लेंथ होती हैं, एक चीज़ नंबर। और दूसरी स्टूडेंट बात ये होती है कि उसके जो ऑल एंगल्स होते हैं ना इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब ईच एंगल भी आप कह सकते हैं, ऑल एंगल से ईच एंगल, ऑल की जगह क्या रखें, ईच एंगल, हर एंगल जो होता है वो 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास क्या है कि हम दो तरह से निकाल, अब हम क्या करेंगे, x प्लस 45 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 60, तो x इज इक्वल टू 60 और ये इधर आके 45 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो अननाउन जो एंगल है वो कितना है 15 डिग्री। तो स्टूडेंट एक तरीका इसका ये है, दूसरा ये तरीका है क्योंकि ये हमारे पास क्या है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, अगर यहाँ पर हमारे पास पूरा एंगल देखें तो x प्लस 45 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा x प्लस 45 आएगा, इसी तरह यहाँ पर भी x प्लस 45 आएगा। अगर इन सारों को ऐड करें इस तरह, x पहला एंगल x प्लस 45 है, दूसरा एंगल भी x प्लस 45 होगा, तीसरा एंगल भी x प्लस 45 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 180। इनको जस्ट सिंप्लीफाई करें तो आपके पास इन 1 2 3x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 135 इज इक्वल टू 180, 3x इज इक्वल टू 180, 135 उधर जाके माइनस करें, पीछे 45 बचेगा। अब 45 पे जब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाके इसने डिवाइड हो जाना है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 15 आ गई। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये बेहतर जो है एक ये तरीका है, आप इस तरीके को फॉलो करें। तो अब कह रहे हैं एरिया कवर्ड बाय गिवन कारपेट इज, अब कह रहे हैं कि इसका एरिया बताएं। अब एरिया देखें तो ये जो शेप स्टूडेंट देखें तो ये हमारे पास शेप है एक रेक्टेंगल है, तो एरिया ये हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलेगा, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ठीक हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो अब देखिए हमारे पास लेंथ कितनी है, समझ नहीं आ रही कि जी मेरे पास आवाज़ इतना क्लियर मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर, ये कितनी है 18, आई थिंक 18 है, 18 हम कंसीडर कर लेते हैं, जो भी मेथड उस सेम रहेगा। 18 मीटर मल्टीप्लाई बाय 7 मीटर, ठीक है। तो 18 को हम 7 से अगर मल्टीप्लाई करें, 7 8 ज़र 56, 56 6 और 5 कैरी चले जाएंगे, 7 1 7 5 126 मीटर, और m एम स्क्वायर, ठीक है। अगर ये 18 हो सपोज और ये 7 हो तो फिर 126 आ जाएगा। देखो 7 8 ज़र 56, 6 लगा, 5 कैरी, 7 1 ज़र 7 और 5 12, 126 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर सपोज ये हमारे पास जो है अगर 10 हो तो 70 आ जाएगा, अगर 19 होगा तो आपने 7 और 19 को मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि मुझे इसकी बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रहा, कोई मिसप्रिंट है इस टाइप का, तो इसलिए मैं इसको मेथड तो सेम रहेगा, तो मैं इसको कितना कंसीडर करूँगा 18 ही, तो उस अकॉर्डिंग टू 18 मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। अब वो कह रहा है द रेशो 21:63 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज डैश। अब कह रहा है कि 21 और 63 को अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, ये मैं लिखूँगा जी 7 3 ज़र 21 और नहीं ये 1 रेशो, सॉरी ये आ जाएगा जी 1:3 आ जाएगा। अब कैसे है कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब मेरे पास लिखा हुआ है स्टूडेंट 21:63, तो अब देखें 21 का टेबल 21 पे भी जाता है और 63 पे भी जाता है। 21 में इधर भी डिवाइड कर दूंगा, 21 में इधर भी डिवाइड कर दूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और 21 का टेबल 3 टाइम। कैसे, 21 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करो ना, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, तो 63 आता है। तो इसलिए मेरे पास 1:3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये रेशो 1:3 है। अगर इधर बात करें तो वो कह रहा है कि 5 16, अगर इसकी ये आगे इसको कंप्लीट करें ना, अब देखें इसमें हमें उसने लिख दिया 5:16 और इक्वल के दूसरी तरफ पहले नंबर की जगह ये इक्वल का साइन है छोड़ दी और रेशो 48 दे दिया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके अक्सर आएंगे। इसमें देखो हुआ कैसे, देखें राइट साइड लेफ्ट साइड पे देखें नंबर 1 नंबर 2, यानी 2 नंबर हैं जिनके दरमियान रेशो है। इसी तरह इस साइड पे भी 2 नंबर होंगे 1:2, ठीक है। तो अब उसने क्या किया कि जो सेकंड पोजीशन पे नंबर था उसको क्या बनाया, 48 बनाया। तो अब हमने स्टूडेंट देखना है कि ये 16 48 कैसे बना।
तो आपने 16 का टेबल देखना है कि 16 का टेबल 48 पे कितनी टाइम जाता है, 3 टाइम जाता है। तो इसका मतलब है हुआ कि 16 को उसने 3 से मल्टीप्लाई किया, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 48 हो गया। अगर 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो उसे इसको भी 3 से मल्टीप्लाई उसे करना पड़ेगा। तो 5 3 ज़र 15, यानी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन थोड़ा लिख देता हूँ। 5/16 है ना, और इधर इक्वल टू डैश रेशो 48 है। तो इसको भी उसने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से, तो 3 5 ज़र 15। अब एक और चीज़ आपने यहाँ पर एक कंसेप्ट है वो गौर से देखना है कि जब भी इस साइड पे नंबर छोटा हो और इस तरफ आके क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए, बड़ा हो जाए, तो डेफिनेटली इस साइड पे जो नंबर होगा वो मल्टीप्लाई होगा। और अगर लेफ्ट साइड पे नंबर बड़ा हो और राइट साइड पे आके छोटा हो जाए तो फिर आपने नंबर के साथ कुछ ना कुछ डिवाइड करना है। ये इस चीज़ को आपने देखना है कि अगर इधर नंबर छोटा है इधर बड़ा है तो जो भी नंबर होगा वो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि 16 से मल्टीप्लाई होगा। अदरवाइज क्या होगा कि सिंपल, अगर इस साइड पे नंबर छोटा है, इस साइड पे अगर नंबर सॉरी इस साइड पे बड़ा है और इस साइड पे अगर छोटा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि इस साइड पे जो भी नंबर होगा उसके साथ जो भी नंबर होगा वो मल्टीप्लाई होना है, यानी जो अपना ओरिजिनल नंबर है उसके साथ एक नया नंबर ने डिवाइड होना है। जैसे यहाँ पे ओरिजिनल नंबर 16 था तो इधर 3 मल्टीप्लाई हुआ। मल्टीप्लिकेशन क्यों हुई, क्योंकि इस यही नंबर जब इस तरफ आया इक्वल के तो इंक्रीज कर गया। तो इंक्रीज तभी होता है जब मल्टीप्लिकेशन होती है। और अगर इस यहाँ पे एक छोटा नंबर होता है 16 से, तो डेफिनेटली यहाँ पर 16 के साथ कोई ना कोई नंबर डिवाइड होता, क्योंकि डिवाइड होगा तो तभी तो वो छोटा नंबर बना देगा ना 16 को, तो वो आगे जाके छोटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या रेशो आ गई यहाँ पे, यानी हमारे पास मिसिंग नंबर क्या था जी, 15 था। अब देखें यहाँ पर अगर हम बात करें इधर, तो अब वो कह रहा है कि एंगल वाई इन द गिवन पैरेललोग्राम इज, अब देख रहा है कि एंगल वाई कितना होगा। तो स्टूडेंट एंगल वाई जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 70 होगा। अब देखें 70 कैसे होगा, अब देखें इसलिए कि पैरेललोग्राम ये होती है कि अगर यहाँ पे पैरेललोग्राम का 110 एंगल है तो ये एक्स भी कितना होगा, 110 ही होगा, ठीक है, 110 होगा। तो इसको आपने अभी तो सिंपल आपने सॉल्व अगर करना है तो ये 110 है। जब भी यूं लाइनें होती हैं तो उनके इंटीरियर एंगल जो होते हैं ना उनका सम 180 होता है, यानी x प्लस वाई जो है वो 180 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं। किसके इंटीरियर एंगल है, इन दोनों जो साइड्स हैं, ये पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 को इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो वाई एक्स की वैल्यू हमारे पास है 110, यहाँ पुट कर दो 110 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180। तो देखें वाई इधर ही हो जाएगा ये 180 और ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू हमारे पास पीछे कितनी बच जाएगी, 70, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। और दूसरी ये कि अगर ऐसे ऐड करो तब भी 80 होगा, इन दोनों को ऐड करो तब भी 80। अब 80 आएगा कैसे, अब y की वैल्यू देखो मैं निकाल चुका हूँ 70, अब यहाँ पे 70 है, 70 में 110 ऐड करो तो 80 हो 180 हो जाएगा। इसी तरह ये 70 और ये 110 है, इन दोनों को ऐड करो तो 80 हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे 70 है तो स्टूडेंट यहाँ पर भी 70 हो, क्योंकि जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल इन मेजरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम पेज की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें देखें जो पेज है अगेन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी 10 मार्क्स है। कह रहे चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इसमें यानी कि हमने क्या करना है, सिंपल एक मल्टीपल चॉइस है, एक एक आंसर पिक करना है, उसने दे दिया। व्हेन एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज अ राइट एंगल द सम ऑफ द अदर टू एंगल इज 90 डिग्री। इसका ये आंसर होगा। अब ये क्यों, ऐसा क्यों है, ये आंसर क्यों है, उसकी रीजन ये है कि स्टूडेंट राइट एंगल इस शेप की होती है, ठीक है, इस शेप की होती है, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि अगर एक उसमें से एंगल जिसका सिंबल यूं हम लिखते होते हैं और इसका मतलब होता है 90, अब वो कह रहे हैं कि अगर ये वाला एंगल 90 हो, यानी ये वाला एंगल कितना हो, 90 डिग्री का होगा, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने होंगे, तो इन दोनों का सम कितना होगा, तो स्टूडेंट इन दोनों का सम भी 90 होगा। अब क्यों 90 होगा, उसका एक लॉजिक है, वो ये है कि जो इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कोई भी ट्राइंगल जो होती है उनके जो 3 एंगल होते हैं जब उन सारों को ऐड करते हो तो वो 180 होता है। तो अगर एक एंगल 90 है तो डेफिनेटली 90 और 90 180 होगा। तो इसलिए दूसरे 2 एंगल का सम जो है वो 90 तब इस वजह से है कि तीनों एंगल को जमा करने से 90 होता है। अगर एक एंगल ये 90 है तो इन दोनों एंगल का सम भी 90 होगा, तब जाके 90 और 90 180 बनेगा। व्हाट इज द अननोन मार्क्ड एंगल इन दी गिवन शेप। तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो अननोन ये वाला एंगल है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास एंगल क्या होगा, 110 होगा। अब देखिए 110 क्यों कैसे होगा, इसकी भी देखो वजह आपको पता होनी चाहिए। उसकी देखो वजह स्टूडेंट ये है कि जो हमारे पास होता है ना सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं दे आर
sum of interior angles, they are always equal to exterior angle, यानी एक्सटीरियर एंगल अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। मतलब ये है, सादे अल्फाज में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो भी दो इंटीरियर एंगल होंगे उन दोनों का जो सम होगा ना, उन दोनों का सम जो होगा वो बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ये वाला इंटीरियर एंगल है और ये भी इंटीरियर एंगल है। इन दोनों इंटीरियर एंगल को अगर जब आप ऐड करते हो तो जो उसका आंसर आएगा वो आएगा उन्हीं के सामने जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये वाला बाहर वाला एंगल है, इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। इसलिए ये एंगल इतना ही होगा जितने इन दोनों एंगल का सम होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा वही यहाँ पर एंगल के इक्वल होगा। तो जो अंदर वाले दो एंगल होते हैं उन दोनों को जमा करने से बाहर वाला जो एंगल होता है वो आता है। आई होप के पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल टू, कह रहे कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है उसके जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं। एक तो वो ट्राइंगल की बात करते हैं, मतलब 3 साइडेड फिगर की बात करते हैं। अगर 3 साइड फिगर है तो एंगल 3 है, तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी क्या होगा, साइड 3 है तो एंगल भी 3 होंगे। तो एंगल की इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो 60 होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होते हैं। अगर 3 साइड इक्वल हैं तो उनके एंगल भी क्या होते हैं, 60 होता है। हर एंगल की मेजरमेंट 60 होती है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो कह रहा है कि इन अ ट्रेपीजियम सम ऑफ ईच पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू। अब देखिए स्टूडेंट, ट्रेपीजियम कुछ इस शेप की हो सकती है। मैं एक शेप ड्रा करता हूँ। जैसे मेरे पास एक ये पैरेलल साइड है, एक और पैरेलल साइड मेरे पास ऐसे है। तो इस टाइप के अगर मैं एक ट्रेपीजियम बना लूँ तो इसमें क्या होगा, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो इन दोनों का जो सम है वो किसकी इक्वल होगा, 180 की इक्वल होगा। ठीक है। इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को भी मैं ऐड करूंगा तो इन दोनों एंगल का सम भी क्या होगा, 180 का होगा। तो पैरेलल वो कह रहा है कि जो पैरेलल साइड है इनके साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा, तो उन दोनों का सम कितना है, कह रहे हैं सम ऑफ ईच पेयर ऑफ एंगल्स, कह रहे हैं ईच पेयर यानी एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर। कह रहे हैं इन दोनों पेयर जो है उन दोनों का एंगल का सम जो है कौन सा साइड, जो पैरेलल साइड यानी ये वाली साइड और इस साइड के साथ ये वाला पेयर और ये वाला पेयर। तो जो ईच पेयर की बात करता है, कहते हैं ईच पेयर, तो ईच पेयर 180 के, ये भी 180 ये भी 180। और जो टोटल इंटीरियर एंगल होते हैं ट्रेपीजियम के, हो सकता है आपसे वो इस अंदाज से पूछ ले कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रेपीजियम, तो फिर आपने 360 करना है, यानी कि देखो 180 ये वाला और 180 ये, तो टोटल कितना हो गया, 360 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट कहता है कि अ प्रिंटर कैन प्रिंट 300 पेजेस इन 1 आवर। एक घंटे में 300 जो पेजेस हैं वो प्रिंट करता है। तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पेजेस इन 2 आवर्स। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसका तो आंसर 600 होगा, क्योंकि 300 पेजेस एक घंटे में करेगा तो 2 घंटों में तो 600 पेजेस हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, क्योंकि टाइम डबल हुआ है तो इसने भी डबल हो जाना है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कह रहे हैं हाइट ऑफ अ पोल ए is 9 meter, another pole B is 800 centimeter, the ratio of pole A ratio B। अब देखें यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग उसने बात की है, इसको अपने गौर से समझना है कि देखिए मेरे पास पोल A है, रेशो क्या है, पोल B है। जो पोल A है उसकी जो है 9 मीटर है, जो पोल स्टूडेंट B है वो मेरे पास कितना है, 800 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एक चीज़ अगर देखें तो इन दोनों के यूनिट में फ़र्क है, एक का मीटर में दिया हुआ है और दूसरे का सेंटीमीटर में। तो मैं पहले दोनों की यूनिट सेम करूंगा, तो डेफिनेटली मुझे इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर क्या आ जाएगा, 800 सेंटीमीटर इसी तरह आ जाएगा। तो देखें क्या हुआ, इसमें 100 9 ज़र देखें 900 हो गए सेंटीमीटर, रेशो 800 सेंटीमीटर। तो ये देखें ये वाले 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9:8 पीछे बच जाएगा, 9:8 आ जाएगा। तो इसका 9:8 जो है ये वाली इसका आंसर करेक्ट है। तो नेक्स्ट हम पेज की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, अब उसमें स्टूडेंट को कह रहा है कि 70 आउट ऑफ 100 एप्पल्स आर ग्रीन। ठीक है, कह रहे टोटल 100 एप्पल है, 100 में से 70 जो है वो क्या है, कह रहा है ग्रीन है, रिमेनिंग जो है वो रेड है। तो कह रहे हैं क्या परसेंटेज होगी रेड एप्पल की, तो स्टूडेंट हमारे पास 30 होगी, क्योंकि टोटल 100 है। तो जब भी 100 के साथ वो कोई कंपैरिजन करेगा तो वो तो फिर डेफिनेटली 100% है ना। 100% में 70% तो क्या हो जाएंगे, ग्रीन है, तो 30% रेड हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 70 और 30 मिलकर 100 बनाएंगे।
नेक्स्ट वो कहते हैं कि द रेशो 36:84 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इनको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए हमारे पास 36 है स्टूडेंट और दूसरा क्या है 84 है। अब इन दोनों को सिंपल सी बात है, हमने क्या करना है 12 पे डिवाइड कर दो, 12 इधर भी डिवाइड कर दो, 12 इधर भी, तो 12 का टेबल 3 टाइम जाएगा और 12 का टेबल कितनी दफ़ा जाएगा 7। तो ये देखें 3:7, यानी इनको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ठीक है कि तो 12 का टेबल इन दोनों पे जाता है, तो मैक्सिमम टेबल जो जा सकता है वहाँ तक हम लेके जा सकते हैं 3:7। अब मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं होती क्योंकि 3 और 7 बोथ आर प्राइम नंबर और ये कॉमन टेबल ऐसा कोई नहीं है जो इन दोनों को कैंसिल करे। नेक्स्ट वो कहते हैं बाय कन्वर्टिंग 25% इनटू फ्रैक्शन द आंसर विल बी। अब कह रहे हैं 25% है, उसको आपने क्या करना है परसेंटेज में चेंज करना है। तो देखो स्टूडेंट आपने क्या करना है कि जिस नंबर के साथ परसेंटेज हो ना उसके नीचे क्या लगाते हैं 100 लगाते हैं। तो परसेंटेज का साइन खत्म होगा। अब इसके नीचे 100 क्यों लगा, क्योंकि इसके साथ क्या है परसेंटेज का साइन है। अब 25 के टेबल से कैंसिल होगा, 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, तो 1/4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, कह रहे एंगल बी इन द ट्रेपीजियम इज, अब देखिए कह रहे हैं कि कितना होगा एंगल बी कितना होगा। तो स्टूडेंट एंगल बी जो है हमारे पास इस वाली फिगर में एंगल बी हमारे पास कितना है जी 70 है। वाई 70, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि जो ये होती है ना हमारे पास ये वाली साइड इस साइड के असल में पैरेलल है, तो ये एक पेयर ये वाला है और एक पेयर ये वाला है। तो हमेशा क्या होता है कि इनका जो पेयर होता है इन दोनों का सम क्या होता है 180 होता है। तो अगर हमारे पास हम क्या लिखेंगे, हम कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, b + 110 इज इक्वल टू 180। तो अब क्या होगा एंगल बी जो है बी इधर ही आ गया और इसको क्या करो 180 में से 110 माइनस करो, तो बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 70। तो बी की वैल्यू क्या है 70 है। और अगर हम ए की बात करें तो ए भी 70 होगा, नहीं ए 70 नहीं होगा, सॉरी ये पैरेललोग्राम तो नहीं है, बी 70 है तो ए कैसे निकालोगे, ए + 57 इज इक्वल टू 180 करोगे तो आपके पास जब 180 में से 57 निकालो तो ये वाला एंगल आपके पास आ गया। लेकिन उसने पूछा नहीं है, हम लिखेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हमने इसको कॉलम को मैच करना है क्वेश्चन 3 में, बहुत ही आसान सा है। 2 इक्वल साइड्स एसएसलेस ट्राइंगल होती है, ठीक है। अब देखें इसका आंसर यानी कि ये वाला किसके साथ मैच करेगा एसएसलेस ट्राइंगल, यानी ऐसी ट्राइंगल ऐसी फिगर जिसकी दो साइड इक्वल होती है। 90 डिग्री एंगल, अगर 90 डिग्री एंगल है तो वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट है एन एंगल लेस देन 90 डिग्री, अगर 90 से छोटा एंगल है तो उससे हम क्या कहते होते हैं एक्यूट एंगल कहते हैं। अगर एक एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 तो फिर वो हमारे पास कितना होता है ऑब्ट्यूस होता है, यानी कि ऐसा एंगल जो 90 से तो बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो तो वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। तो लास्ट में हमारे पास बन जाता है ऑल 3 साइड्स ऑफ अनइक्वल लेंथ, अगर इक्वल होंगी तो वो एक लेटरल ट्राइंगल कहलाएगी, और अगर अनइक्वल होंगी मतलब तीनों साइडें किसी ट्राइंगल की डिफरेंट है तो वो हमारे पास कौन सी ट्राइंगल कहलाती है स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या कहलाती है सेकंड ट्राइंगल कहलाती है। तो ये तो हमारे पास ये भी क्वेश्चन हो गया। इसका पार्ट बी की फिल इन दी ब्लैंक्स की बात करता है, तो इसमें देखें हमारे पास इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। अब देखें लेफ्ट साइड पे 3 नंबर हैं जिनके दरमियान रेशो है। अच्छा, जब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाएं तो आपने क्या देखना है राइट साइड पे देखना है कि आपका कौन सा नंबर गिवन है। अब देखिए इसमें मिडल वाला नंबर गिवन है, मतलब जो 8 है ना उसकी वो जो चेंज हुआ है 72 बना है, तो इसका मतलब है कि इधर 8 है तो ये 8 आके 72 बना है। तो अब 7 ने चेंज होना है और 9 ने चेंज होना है। अभी जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर इस साइड पे नंबर छोटा है और इस साइड पे नंबर बड़ा है तो कुछ ना कुछ नंबर मल्टीप्लाई होना है। अब यानी 8 से कोई ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई होने के बाद 72 बने, कैसे पता चलेगा, आपने 8 का टेबल 72 पे पढ़ना है। 8 का टेबल 72 पे 9 टाइम जाता है, 8 9 ज़ार 72। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि हमारे पास जो 8 है ना उसके साथ 9 मल्टीप्लाई हुआ है, 8 9 ज़ार 72 होगा। अगर 8 से 9 मल्टीप्लाई हुआ है तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। 7 9 ज़ार हमारे पास कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, और ये क्या है 9 9 ज़ार 81, ये हो गया। अब अगर इसमें बात करें तो इसमें चेंज क्या हुआ कि हमारे पास इसमें देखें ये इक्वल का साइन है, 1 2 और थर्ड नंबर इधर मिसिंग है, और इसमें पहला गिवन है लास्ट गिवन है, मिडल जो है नहीं गिवन अननोन है। तो अब हमने क्या करना है कि एक नंबर ढूंढना है। इधर देखें पहला नंबर हमारे पास 20 है, इधर भी पहला नंबर है, तो ये हमारी हेल्प करेंगे पहला नंबर के नेक्स्ट नंबर हमारे कैसे आएंगे। तो बहुत आसान सी बात है, यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास 20 है,
इस साइड पे आके 4 हो गया, यानी 20 जब इक्वल के राइट साइड पे आया तो 4 हो गया। तो इसका मतलब है कि एक बड़ा नंबर था जो इस तरफ आके छोटा हुआ। जैसे यहाँ पर 8 था, इस साइड पे आके 72 बना, यानी लेफ्ट साइड पे अगर छोटा नंबर है इधर आके बड़ा हुआ है तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड के साथ जो नंबर होगा वो मल्टीप्लाई होगा, कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा, इसलिए 8 यहाँ पर 9 से 8 और 9 मल्टीप्लाई हुए। तो अगर इस साइड पे नंबर बड़ा है और इस साइड पे नंबर छोटा है तो इस जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है उसके साथ कोई ना कोई नंबर डिवाइड होगा। कौन सा नंबर डिवाइड होगा? हम 4 ये वाला टेबल इस तरफ को पढ़ेंगे। अब इधर जब नंबर हमने ढूंढा था तो ये वाला टेबल हमने इस पर पढ़ा था, यानी ये वाला टेबल इस पर काउंट किया था। अब हम क्या करेंगे, इस वाले टेबल को इस पर काउंट करेंगे, यानी 4 का टेबल 20 पे कितनी दफ़ा जाता है? 5 टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल में ये 20 था, 20 के साथ 5 को जब डिवाइड किया गया तो 5 4 ज़ा 20। अगर यहाँ पर किया तो यहाँ पर भी देखो स्टूडेंट क्या हुआ, 5 हुआ, ये भी 5 हुआ, क्योंकि नंबर तो 5 नहीं डिवाइड होना। तो 5 का टेबल 20 पे देखो कितनी दफ़ा 40 पे कितनी दफ़ा जाएगा? 8 टाइम जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया कि इधर तो नंबर नहीं है, हमने ढूंढना है, तो इसका मतलब हुआ कि इस वाले नंबर को हमने वापस इस जगह लेके जाना है। तो ये इस साइड पे तो नंबर जो है वो आकर छोटा हो गया, तो इसका मतलब है अगर रिवर्स जाएगा तो नंबर ने क्या होना है? बड़ा होना है। तो नंबर को कैसे बड़ा करना है? आपने क्या करना है, इस साइड पे जो नंबर डिवाइड किया है ना वो नंबर इस साइड पे आके मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ। तो 12 5 ज़र 60 आ गया, यहाँ पे क्या होगा? 60 आ गया। क्या? अब क्यों कि अगर यहाँ पे नंबर क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इसी नंबर को वापस उसी असली हालत में ले जाने के लिए वही नंबर इस साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करना, 60 बना। अब इसी 60 को अगर मैं 5 पे डिवाइड करूँ तो ये 12 आ जाएगा। इसी तरह अगर इस 8 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये नंबर आ जाएगा 4। इसी 4 नंबर को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 आ जाएगी, यानी इस साइड पर जो नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा होता है वही नंबर अगर इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको रिवर्स वाला पिछले वाला नंबर मिलता होता है। अच्छा, नेक्स्ट की हम बात करें तो इसमें हमारे पास देखें क्या है, 84 है और 96 है, जो इधर आके उसने 8 दी थी। तो अब देखें ये वाला नंबर जब इस साइड पे आया तो क्या हो गया? छोटा हो गया। तो डेफिनेटली अगर ये वाला नंबर इस साइड पे आके छोटा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर पर कोई ना कोई नंबर डिवाइड हुआ है। कौन सा नंबर हुआ है जो डिवाइड हुआ है? तो उसने 96 को 8 में चेंज कर दिया। तो वो नंबर हमें कैसे पता चलेगा? जब हम 8 का टेबल इस पर पढ़ते हैं तो ये जो होता है 12 का टेबल जाता है। ठीक है, क्या होता है? 12 का, यानी 12 का टेबल इधर हम क्या करेंगे? 12, यानी कैसे? 96 को सिंपल क्या करो, 8 से डिवाइड करो, 8 1 ज़र 8, यहाँ 1 बचा, ऊपर से क्या होता रहा? 6, 8 2 ज़र 16। तो देखो आपको पता चल गया कि ये नंबर जब इस पर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 12। तो इसका मतलब है कि ये नंबर 96 को 12 पे डिवाइड किया। ठीक है, ये आ गया। अगर इधर इसको 12 पे डिवाइड किया तो इधर भी 12 पे डिवाइड करने का पड़ेगा। तो 12 7 ज़र 84। तो अब सिंपल सी बात यह है कि इस वाले नंबर से हमने ये वाला नंबर कैसे निकाला? इस वाले नंबर को हमने इस नंबर के साथ क्या कर दिया? डिवाइड करके चेक किया। जब डिवाइड करके चेक किया तो हमें नंबर मिला 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल में जो नंबर है 96 था, जब उसको डिवाइड किया 12 पे तो हमें उसने आंसर क्या दे दिया? 12 दे दिया और 8 दे दिया। अब इसी तरह ये चेक करने के लिए अब ये वाला नंबर इधर क्या है? डिवाइड हो रहा है। अगर मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 8 ज़र क्या हो जाएगा? 96। इस तरह ये 12 है, इधर डिवाइड हो रहा है तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 12 7 ज़र 84 हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है, इसमें देखो स्टूडेंट क्या है हमारे पास। अब वो कह रहा है कि चाइल्ड इज प्लेइंग विद 36 डिफरेंट शेप्स इन अ टॉय बॉक्स, फाइंड द फॉलोइंग। अब कह रहे हैं कि एक बच्चा है जिसके पास क्या है कि 36 क्या है डिफरेंट किस्म की शेप्स हैं। ठीक है, 36 डिफरेंट किस्म की शेप्स हैं। फाइंड व्हाट इज़ द रेशो ट्राइंगल्स। हमने बतानी है कि ट्राइंगल्स और स्टार के दरमियान हमें रेशो बतानी है। तो देखो ट्राइंगल और स्टार के दरमियान रेशो कौन सी होगी? तो आपने सिंपल ट्राइंगल को पहले देखना है। देखें ट्राइंगल है ना, इसको मैं सर्कल करता जाता हूँ, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल है। इसके अलावा आपको इसके अंदर कहीं कोई ट्राइंगल नज़र नहीं आ रही। तो इसमें टोटल हमारे पास कितनी ट्राइंगल्स हैं? 1 2 3 4 5। देखो मैं 5 लिख दूंगा रेशो। दूसरी क्या कहता है? स्टार की बात करता है। तो स्टूडेंट स्टार हमारे पास देखो एक ये वाला स्टार है, एक ये वाला, 2 स्टार हो गए। उसके अलावा ये 3 स्टार हो गए, ये 4 स्टार हो गए, ये 5 स्टार हो गए
उसके बाद ये देखें 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। तो टोटल हमारे पास कितने हैं 5:10 है। तो लेकिन इसको हमने किस में लिखना है, कह रहे हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास स्टूडेंट ये आ जाएगा 1 कितना 2। कैसे, इसको डिवाइड किया 5 से, यानी 5 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 5 से डिवाइड कर दो। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो इसमें सिंपलेस्ट रेशो जो है कितनी आ जाएगी हमारे पास 1:2 आ जाएगी। बेशक जिस तरीके से मैंने किया इसके ऊपर लिख के कर दें, या आप इस साइड पे भी यूं भी कर सकते हैं 5:10 और उसके बाद आप लिख सकते हैं 1:2। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। व्हाट इज द रेशो ऑफ रेक्टेंगल्स। अब वो बात करता है कि रेक्टेंगल टू द टोटल शेप्स। ठीक है, तो देखो हमारे पास टोटल जो शेप्स हैं, मैं साइड पे लिखने लगूँ ताकि फिर आसानी से क्या करें। टोटल शेप्स उसने हमें खुद बता दिए कितनी है, 36 है। कह रहा है कि 36 डिफरेंट है। ठीक है, उसमें देखो रेक्टेंगल, हमने रेक्टेंगल काउंट करनी है। तो रेक्टेंगल हमारे पास देखो एक ये वाली है और एक ये वाली है। मेरे ख्याल में 2 ही रेक्टेंगल हैं, इसके अलावा तो कोई रेक्टेंगल मुझे नज़र नहीं आ रही। तो क्या है, 2 रेक्टेंगल है। तो देखो 2:36 है। लेकिन वो कह रहा है कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे लिखो। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब ये है कि इसको भी 2 पे डिवाइड कर दो, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दो। तो 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम जाता है, 2 का टेबल 36 पे 18 टाइम जाता है। ये भी हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो उसमें कह रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेंटागन टू हेक्सागन। यानी पेंटागन और हेक्सागन की बात करते हैं। पेंटागन स्टूडेंट वो साइड होती है जो 5 साइडेड फिगर होती है। ठीक है, 5 साइडेड फिगर इज कॉल्ड पेंटागन और हेक्सागन मीन 6 साइडेड फिगर। तो 5 साइडेड फिगर देखो ये वाली है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा करते हैं कि मार्कर के साथ टिक कर लेते हैं ताकि पता चले। 1 2 3 4, ये भी पेंटागन 5, ये देखो 6 हो गया, ये हो गया जी 7। ठीक है, 7 हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7। तो जो पेंटागन है वो हमारे पास क्या है 7 है रेशो। हेक्सागन 6 साइड फिगर है, ये वाली हेक्सागन है, ये जो ब्लैक हुई हुई है। तो इसमें ब्लैक यानी कि एक ये वाली है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। इसके अलावा और कोई नहीं है। कितनी है 3 है। तो 3। तो सिंपल सी बात है, कह रहे हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि 7 और 3 आर प्राइम नंबर और जो प्राइम नंबर होते हैं वो किसी और टेबल से कटते नहीं है, सिंप्लीफाई नहीं होते। तो इसकी रेशो सिंपल, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इधर नीचे भी लिख सकते हैं 7:3। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द रम्बस टू रेक्टेंगल इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब कहते हैं एक तो रम्बस की बात करते हैं और दूसरी रेक्टेंगल की बात करते हैं। देखिए हम इधर ऊपर जो हमारे पास फिगर है इसमें हम रम्बस और किसकी बात करते हैं जी, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल तो स्टूडेंट हमारे पास पहले से 2 हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पर 2 हैं 2 हैं। तो रम्बस की बात अगर करें तो एक हमारे पास ये वाली है, और कहीं कोई रम्बस नज़र आ रही है हमें, एक ये वाली है 2, उसके अलावा आई थिंक यही 2 हैं और तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रही। देखो कितनी है जी 2 रम्बस हमारे पास आई हैं। तो 2 तो देखो क्या आ जाएगा 2:2 है और अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो 1:1 आ जाएगा। ठीक है, तो किस किस की तरह रेक्टेंगल देखो एक ये वाली थी, एक ये वाली थी, रम्बस एक ये वाली होगी, एक ये वाली होगी 2 और उसके अलावा हमें और कोई तो रम्बस नज़र नहीं आ रही। अच्छा, रेक्टेंगल हमारे पास 2 हो गए, सही। अब देखें हमारे पास लास्ट वाला जो इसका पार्ट है वो कह रहे हैं if the pentagon are removed from the total boxes, what is the ratio of the oval shape to the total number of shapes? Total number of shapes। अब देखो total number of shapes स्टूडेंट हमारे पास 36 है। ठीक है, देखो 36 है। 36 में से कह रहे हैं कि पेंटागन क्या कर दो, माइनस कर दो, बीच में से पेंटागन निकाल दो। तो देखें पेंटागन हमारे पास कितनी है 7 है। तो अगर हम क्या करें, हमारे पास टोटल जो रेशो ओवल शेप की बात करें तो ओवल हमारे पास देखो कितनी बच गई 1 2, देखें जी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 है। ठीक, कितनी होगी हमारे पास 7। तो अब देखें ओवल शेप हमारे पास 7 है। अब वो कह रहे हैं कि पेंटागन को रिमूव करो टोटल से, तो मतलब टोटल कितनी है 36 है, उसमें से कह रहे हैं कि पेंटागन उसको रिमूव कर दो। पेंटागन हमारे पास 7 है, तो रेशो हमारे पास क्या आ जाएगी 7 और इधर कितनी आ जाएगी 29, 7:29। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। तो आगे हमारे पास ये आ गया।
अब इसमें कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन परसेंटेज, कह रहे हैं कि ये जो है इसको परसेंटेज में सिंप्लीफाई करें। बहुत आसान सा जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा। एक चीज़ आपने स्टूडेंट याद रखनी है कि जिस वैल्यू को आपने परसेंटेज में चेंज करना होता है ना, आपने सिंपल क्या करना है, उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 100 और परसेंटेज का साइन लगाकर उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए इसे कैंसिल करते हैं, 5 का टेबल 20 टाइम जाता है, यह आ जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 परसेंटेज का साथ साइन रहेगा, 3 2 ज़ार 6 और 0 इस तरह 60%। नेक्स्ट हमारे पास है जी 0.8, इसको भी हमने क्या करना है 100 और परसेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका पॉइंट खत्म करें, जब पॉइंट खत्म करेंगे तो पॉइंट की जगह 1 आगे 1 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, फिर ये वाला 10 जो है 100 भी के साथ कटेगा तो 10 आ जाएगा। अब ये वाला 10 जो है इस 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो 80% हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखें क्या है, 12 आवर क्या है 400 है, और इसको हमने क्या करना है 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखें ये वाले 2 0 इन 2 0 से कैंसिल, क्या बच गया 4, तो 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम जाता है, तो स्टूडेंट हमारे पास 3% हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये है जी 0.97, इसको हमने क्या करना है 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका पॉइंट खत्म करें तो पॉइंट की जगह 1 आगे 2 नंबर है 2 0, ये वाला 100 इस 100 से कैंसिल, इसका तो पॉइंट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो 97% इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसके साथ बेशक आप चाहें तो इक्वल लगा लें, सही है, इक्वल लगा दें। अब देखें क्या है 2 आवर क्या है 50 है, इसको क्या करना है 100% से मल्टीप्लाई कर दें, 0 0 से कैंसिल हो गया, 5 का टेबल 2 टाइम, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 4% आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। 10 मार्क्स, देखो इतना आसान सा काम था, 10 नंबर आ गए। अब देखें हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। कह रहे हैं रिनाउंड बेकरी बेक्ड 1000 मफिन्स इन 5 hours at the rate how many muffins do the bakery makes in 2 hours। अब देखें हमारे पास क्या है कि इसको हमने सिंपल देखें यहाँ पर मैंने सॉल्व किया था ताकि टाइम बचाने के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अब देखो टोटल नंबर ऑफ़ देखें हमारे पास कितने हैं, देखें नंबर ऑफ़ मफिन्स जो हैं 1000 है, टाइम कितने हुआ 5 hour, यानी 5 घंटे में क्या हुआ कि उन्होंने 1000 मफिन बनाए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 1 घंटे में कितने बने। तो नंबर ऑफ मफिन्स बेक्ड इन 1 hour इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल मफिन कितने थे 1000, टाइम कितना लगा 5 घंटे, तो देखो 5 2 ज़ार 10 0 0, तो हमारे पास क्या आ गया 200 आ गया हमारे पास। तो 200 मफिन्स 1 घंटे में बनेंगे। तो वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मफिन्स बेक्ड इन 2 hours, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 200, तो 400 मफिन्स इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 1 घंटे में अगर 200 बनते हैं तो 2 घंटे में 400 बनेंगे, सिंपल सी बात है, आपने इतना सा लिख लेना है, क्वेश्चन आपका आंसर आ जाएगा। इसमें स्टूडेंट हमारे पास लास्ट जो पार्ट है इसका, वो कह रहा है कि पैरेललोग्राम और रम्बस के दरमियान ना 3 प्रॉपर्टीज़ लिखें। मैंने इसमें ना 4 प्रॉपर्टीज़ मेंशन कर दी हैं। अब देखें मैं आपको साथ साथ ऐसा करता हूँ कि मेरे पास बुक भी एक है, वैसे तो बुक मेरे पास क्लास 7 की है, उसमें प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, तो मैं उन्हीं से आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ऐसे पढ़ के बताता हूँ। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल क्या है साइड्स हैं, कि 2 जो पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होंगी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ होंगी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होंगे, ये 3 प्रॉपर्टीज़ होंगी। चौथी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और इसमें क्या होगा देयर आर 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, 2 क्या होंगी पैरेलल पेयर ऑफ साइड्स होंगे, ऑल 4 साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, ये 3 प्रॉपर्टीज होगी। और फोर्थ वाली आपने लिख देनी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और यहाँ पर बाइसेक्ट भी करते हैं, और कितने एंगल पे करते हैं राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री पे करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर हो गया जी 60 का। अब आप क्या करना है कि जी मेरे मार्क्स लगाने के, मेरे कितने मार्क्स आए हैं 60 में से, अब आप लोगों ने मार्किंग करनी है मेरे पेपर की। तो अभी देखें वो जो पैरेललोग्राम और उसकी बात है, देखें स्टूडेंट ये चीज़ है, ये मेरे पास है पैरेललोग्राम। इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाली जो साइड होती है ना, ये इस साइड की इक्वल होती है, और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होती है, नंबर 1 प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं ना इक्वल होती हैं। एक तो ये कहना है देयर आर 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कौन से पेयर, एक ये वाला पेयर आपस में इक्वल होगा और ये वाला पेयर आपस में इक्वल होगा। दूसरी बात कि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी। 2 चीज़ होगी। ऑपोजिट्स एंगल इक्वल, यानी जो यहाँ पर एंगल बन रहा है और जो यहाँ पे बन रहा है ये इक्वल होगा, यहाँ पे बनने वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तीसरी बात वो कह रहा है कि डायगोनल बाइसेक्ट, ये देखो इसको डायगोनल कहते हैं, जो AC वाली लाइन है और B वाली लाइन है, ये इसे कहते हैं डायगोनल, और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं मतलब कट करते हैं। इसी तरह का दूसरी बात उसने, ये तो पैरेललोग्राम की बात की थी, यहाँ पे रोम्बस की बात करते हैं। तो इसमें
अगर बात करें देयर आर 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, वही बात कि 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होंगे। दूसरी बात है कि ऑल 4 साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ, इसकी सारी साइड्स 4 लेंथ, यानी कि जितनी भी 4 साइड्स होंगे दे आर इक्वल इन लेंथ, मतलब इट्स लाइक सेम लाइक अ स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर में ये होता है कि उसके यहाँ पर चारों कोनों में 90 डिग्री का एंगल बनता है, जबकि इसमें 90 का नहीं बनता, डिफरेंट होते हैं। 2 एंगल 90 से बड़े होते हैं, 2 छोटे होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी डी एंगल जो होगा वो बी की इक्वल होगा, ए सी की इक्वल होगा, और जो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे उसमें ये देखो ये 90 डिग्री का है, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री हो। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने क्या किया कि जितने भी जो ऑब्जेक्टिव था वो हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।